नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश में एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, इकोसिस्टम। वो शब्द जो सरकार बदल जाने के बावजूद भी एक सिस्टम है जिसके टेंटाकल समाज के हर हिस्से में फैले हुए हैं, और यदि कोई सरकार कोई बदलाव करना चाहती है तो वो तमाम टेंटाकल्स बाहर निकलते हैं और उस बदलाव का गला घोंट देते हैं। ये इस सरकार में बहुत सुना गया शब्द है। जब से 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद इस शब्द को आप फिल्मों में, मीडिया में, तमाम सोशल साइट्स पर, सब पर आपने इस शब्द को सुना। लेकिन ये सिस्टम जो डेवलप हुआ था, वो शब्द इसलिए सामने आया क्योंकि सरकार उसको तोड़ने की कोशिशों में लगी थी। उस बीच में आपको दिखेगा कि कई बार अच्छे खासे प्रयास सरकार को वापस करने पड़े। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि भारत को जो कृषि कानून है, जिनके लिए देश के तमाम वो वैज्ञानिक जो कृषि में जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताई हो, कृषियों पर मतलब रिसर्च करते हुए बिताई हो, वो दुनिया भर के कृषि के जो विकास हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई या उनके जिस तरह उनको सॉल्व किया गया, वो सारा जानते थे। लेकिन उसको वापस लेना पड़ा, देश के प्रधानमंत्री को उसको वापस लेना पड़ा। वही इकोसिस्टम है जब आप देखते हैं कि कोई सरकार, राज्य सरकार आगे बढ़ती है, फिर अपने कानून को वापस लेती है। तो ये एक सिस्टम इस सरकार को बहुत जूझना इसलिए पड़ा क्योंकि इस सरकार से पहले जो भी विपक्षी सरकारें आईं, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि कांग्रेस सरकारों के दौरान बनाए गए एक सिस्टम से किस तरह से निपटा जा सके, जहां वो कई बार देश के जो फायदे की चीज़ें उनके भी खिलाफ खड़ा होता दिखता है। एक धर्मशाला की बात की गई कि पूरा देश एक धर्मशाला है और धर्मशाला से कैसे निकाला जाए, इस सबको भी एक इकोसिस्टम से डेवलप हुआ। तो मैं आज की जो हम लोगों की शुरुआत है, वो उस इकोसिस्टम के टूटने की जो अलग अलग जगह से खबरें आती हैं, उन सब पर विश्लेषण करना है। और अब हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा, इस देश की लोगों को अदालतों से बड़ी जो है एक निराशा होने लगी थी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, अभी भी कई फैसले हम लोग देखते हैं, तो लोगों को लगता है जैसे ये देश की इंटीग्रिटी को उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हुए नहीं दिखते हैं। अगर हम हाई कोर्ट्स की स्थिति देखते हैं, तो अब बहुत सारे हाई कोर्ट्स इस तरह के फैसले देने लगे हैं जो ये बता रहे हैं कि इकोसिस्टम से वो जो है बाहर आ रहे हैं और उसकी छटपटाहट इकोसिस्टम की बढ़ती है। लेकिन आज की जो पहली खबर है, वो ये बताती है कि किस तरह से अब हाई कोर्ट्स इन सब चीज़ों से मुक्त होकर फैसला देते वक्त ये सोच रहे हैं कि वो देश के लिए उनको फैसला देना है। मतलब कानून की उन जो लिखे गए शब्द हैं, वो सिर्फ किसी देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, वो उस समय के कानून हैं। और उन कानूनों के बीच से कोई रास्ता अगर बनाना चाहता है देश के खिलाफ खड़ा होने का, तो उसको देखने की जिम्मेदारी भी अदालतों की है। आज हम आपको एक शुरुआत जिस खबर से कर रहे हैं, उसमें न्यायमूर्ति जो कहते हैं, उन्होंने कहा, उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ निराधार और आरोप लगाकर ऐसी सामग्री पोस्ट करना जो लोगों के बीच वैमनस्य और घृणा पैदा करती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना कुछ लोगों के समूहों के बीच फैशन बन गया है। कोर्ट का कहना है कि यदि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो लेकिन यह स्वतंत्रता किसी को भी भारतीय प्रधानमंत्री, भारतीय सेना या उसके अधिकारियों के प्रति असम्मानजनक वीडियो या पोस्ट करने की अनुमति नहीं देता है, जो एक तरफ तो भारत के लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करता है, दूसरी ओर अलगाववाद को बढ़ावा देने और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के दायरे में लाता है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, पहले उसको समझ लीजिए, फिर इस पर आगे जाते हैं। ये मामला है कि हाथरस का एक जो है सासनी थाने में केस दर्ज हुआ। ये अशरफ खान उर्फ निशरत साहब थे। इनके खिलाफ 152 और 157 बीएनएस के तहत केस दर्ज हुआ। उन्होंने क्या किया, भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव के बीच में आपने देखा होगा किस तरह से अलग अलग जगह पाकिस्तान के झंडे लहराना, पाकिस्तान की तारीफ़ें करना, भारतीय सेना के लिए फर्जी मैसेज देना, ये सब आपने उस समय अलग अलग जगह पर देखा, जिसमें दो राज्यों में बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई, एक आसाम और एक उत्तर प्रदेश। आसाम में कुछ ज़्यादा ताकत के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उत्तर प्रदेश में उन पर मुकदमे दर्ज हुए,
को भी अंदर किया गया इस तरह के। तो ये उसी समय का मामला है। उसने भारत पाकिस्तान के सैन्य टकराव के दौरान अपने फेसबुक पर वीडियो अपलोड किए थे और ऐसी वो दिखाई थी जैसे प्रधानमंत्री, उसमें जो उसका एक वीडियो था उसमें दिखाया गया कि वो गधे के बगल में चल रहे हैं जो आगे विमान वाली गाड़ी चला रहा है। यानी जो पाकिस्तान के वीडियो थे उनको आपने हिंदुस्तान बना दिया। पाकिस्तान में आपने वीडियोस में देखा होगा सोशल मीडिया पे कि वहाँ रेलवे लाइन पर घोड़े के साथ दौड़ती हुई गाड़ियाँ जिन पर बाकायदा लोग ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा एक हवाई जहाज के टाइप की उसने एक रिक्शा बना दी, ऑटो, उसको देख रहे हैं। ये सबको उसने डाला और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान से माफ़ी मांगते हुए दिखाया गया प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री पाकिस्तान से माफ़ी मांग रहा है। ये आपके हिंदुस्तान में बसा हुआ एक आदमी कह रहा है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बड़ा हुआ और जिसके पास ये क्लेम हो सकता है जब आप उससे बात करेंगे कि उसने बाई चॉइस चुना है। आपका तो जन्म हुआ है, आप इसलिए हिंदुस्तानी हैं, लेकिन वो तो बाई चॉइस रहे थे। और ये याद होगा आपको आरफा खानम या इस तरह की जो जिन लोगों को हिंदुस्तान के कानूनों की आड़ में एक अपने एजेंडे चलाने का जो एक हुनर आ चुका है, उसके उनके सबसे बड़ी चॉइस वो होती हैं दलीलें। तो उसने कहा कि उसके बाद उसने एक और चीज़ दिखाया। उसने दिखाया विंग कमांडर व्योमिका सिंह को पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ बैठे हुए। आप सोच सकते हैं ये कितना विकृत मानसिकता वाला शख्स होगा जो इसके सहारे, जिसको अगर कल आपको बम नहीं देंगे तो इस बात की गारंटी कोई ले सकता है कोई भी अदालत में। हालांकि उसका वकील तो वहाँ बैठा होगा, वकीलों के लेकर मेरे बहुत सारे कई बार सवाल होते हैं, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन वो तो ये अगर उसके हाथ में कोई बम दे और वो कहे कि इनको उड़ा दो तो क्या वो रुकेगा? जो ये शुरुआत कर चुका कि व्योमिका सिंह को वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की बगल में बैठा गई। आप ये सोच के देखिए माइंडसेट क्या है। आप इसको मत देखिए कि वो क्या दिखा रहा है, उसके पीछे जाइए। पोस्ट में ये उल्लेख था प्रधानमंत्री पाकिस्तानी मिसाइल से खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक और दूसरी पोस्ट थी, उसमें पाकिस्तानी वायुसेना जिंदाबाद और उसने भारतीय विमानों को पाकिस्तानी विमान द्वारा नष्ट करते हुए दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक तथ्य इस पोस्ट में थे। और उसने, अब आप ये सोचिए कि ये इस तरह का माइंडसेट क्या कर रहा होगा, इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इससे आप, क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है? अगर आज से कुछ साल पहले होता या ये सरकार का जिस तरह का इस समय रुख दिखाई दिया उत्तर प्रदेश सरकार में, अगर ये नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि इस पर कोई इस तरह का एक्शन कोर्ट ले सकता था जिस तरह कोर्ट ने अभी लिया? कोर्ट ने एक ऐसे इकोसिस्टम को तोड़ने की कोशिश की है जो लगातार प्रिवलेंट कर गया था। इस तरह के कई सारे फैसले हमने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से देखे हैं। ये अलग बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव पर जरूर यहाँ कांग्रेस के जो कपिल सिब्बल हैं वो एक मुहिम छेड़े हुए थे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब उनको जब ये सब देश तोड़ने की बातें की जाती हैं तब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता याद आ जाती है और उसके लिए वो ये कोशिश करते हैं कि इनको बचाया जा सके, ढाल बन जाए। और जब कोई जस्टिस अगर अपनी अभिव्यक्ति को इतिहास के आधार पर कहीं व्यक्त करता है तो वो अभिव्यक्ति नहीं होती, वो फिर उसके दायरे में आ जाती है। मतलब हो सकता है इस पर अलग अलग रुख है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एकदम सही होंगे या उनको इस तरह कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए लोग जो हैं अपने व्यवहार को जिम्मेदार बनाए रखें। लेकिन ये जिम्मेदारी पिछले कुछ समय से सिर्फ एक खास किस्म के लोगों पर ही आयद हो रही थी, बाकी कुछ भी कहिए। आपको याद होगा इस देश में कांग्रेस के महासचिव जिनका अब दोबारा से फिर पदार्पण हुआ है और मुझे लगता है वो हमेशा इसलिए आते हैं कि बीजेपी की कुछ मदद कर सके चुनाव से पहले, उन्होंने फिर वही जो ओसामा जी कहने वाले, आपको याद आ गया होगा उनका, जिन्होंने मुंबई हमले को जो है साजिश बताया था आरएसएस की। और आप ये सोचिए कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उस शख्स को बाकायदा पार्टी ने राज्यसभा में भेजा और इस देश में उसको तो मुस्लिम वोटों का ठेकेदार माना गया एक खास पार्टी के लिए। मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूँ। अभी एसटीएसएन उस पर बाकायदा बोलते हुए दिखे, कांवड़ियों पर और उस पर तमाम चीज़ों पर। ठीक है, जो भी कानून तोड़ता है उसके खिलाफ हो, लेकिन आपका ये रुख एक तरफा क्यों दिखता है? जो शख्स जाकिर नायक को, आप ये सोचिए, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल में बुलाया गया, जाकिर नायक को, जिस आदमी के जिसके कहे गए को पाकिस्तान जैसा धर्मांध
जो पूरी तरह से धार्मिक कट्टरवाद के अंदर डूबा हुआ देश है, जिसके अंदर नफरत जिसकी नींव में पगी हुई है, वो देश भी उस जाकिर नायक के बयानों को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जो वो माइनॉरिटीज के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ जो करता है, उस आदमी को इस देश ने आने वाले अधिकारियों का, जो अब इस देश के अहम पोजीशंस पर हैं, उनका लेवल किसी का भी ज्वाइंट कमिश्नर से नीचे नहीं होगा। कोई भी अधिकारी इस समय एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, जिन लोगों को जाकिर नायक के भाषण सुना इस शख्स ने, इस इसके बावजूद इस देश की सत्ता में रहा, क्योंकि वही इकोसिस्टम था। वही इकोसिस्टम से टूटते टूटते लंबा समय लग रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही पार्टी करे, कोई भी पार्टी कर सकती है, लेकिन वो पार्टियां जो वोट के लिए घुटने टेक रही हों, क्या वो कर सकती हैं? एक दूसरा, मैं वैसे तो कई सारी खबरें थी, मैं कल भी उस पर डालना चाह रहा था कि किस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अब बहुत करीब दिख रहा है जेल का फंदा। मतलब अगर हम ये देखें जो कानून में जो एएसजी अभी बहस कर रहे हैं, हालांकि उनसे बहुत टफ सवाल पूछे कल अदालत ने एएसजी से, उनको अंतर करने के लिए कहा बहुत सारी चीज़ों में, और एएसजी ने बहुत क्लियर जवाब दिया। तो जो ये बताता है कि उनके पास अपने केस को प्रूव करने के अभी तक लग रहा है कि उनके पास सबूत है। अभी देखेंगे कि जो बचाव का होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन एक दूसरा इकोसिस्टम जो टूट रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल हुआ कि आखिर इस देश में अचानक ये क्या हो गया कि चारों तरफ से ड्रग्स ड्रग्स ड्रग्स। आखिर हम लोगों ने इस ड्रग्स के मिनेस को क्या इसी सरकार के आने के समय पर हुआ? दरअसल इस देश में अगर आप उसको देखने की कोशिश करेंगे, मैं उस समय नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कवर किया करता था, एनसीबी, एक बार बड़ी खबर के तौर पर आया कि इंडिया में आज तक की सबसे बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी जा रही है। तो ये सवाल बहुत ही दिलचस्प था। ये उस समय ये यूपीए सरकार के, मुझे लगता है कि उसी समय की बात होगी, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग उसको उससे ना तोलें कि सरकार कौन थी। ये जो है मुंबई के हाई सीज में 500 केजी 500 किलो कोकेन हाई ग्रेड की पकड़ी गई। उस समय के हिसाब से भी उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो है हजारों करोड़ में था। और चूंकि हम लोग उस केस को कवर कर रहे थे, बाद में उसका फोटो भी चूंकि मैंने चलाया था अपने चैनल पर भी मैंने दिखाया था, आज तक मैं उस दौरान हुआ करता था, तो ये तो कह सकते हैं कि वो सरकार से पहले था। हाँ, अब मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस सरकार के आने से पहले था। और उसमें ये फाइंडिंग्स आई थी कि वो विमान कहीं, वो माफ़ कीजिएगा, जो शिप था, शिपमेंट लकड़ियों के अंदर वो छिपी हुई थी, और हिंदुस्तान में इससे पहले क्योंकि इतनी कंजप्शन पूरे हिंदुस्तान की नहीं थी, तो लिहाजा वो कहीं और जाने का वक्त था। तो उस समय एनसीबी ने उसको यही किया कि ये एक जो शिप का आना है ये एक अनायास है, इसके पीछे कोई साजिश नहीं। लेकिन जैसे ये सरकार आई, इस सरकार ने एक के बाद एक बड़े मामले पकड़ने शुरू किए, तो सब लोगों ने एक नैरेटिव चला दिया, सब पार्टियों ने, कि साहब ये जो है, ये देखिए देश हब बन गया नक्सल। अरे भाई, पंजाब में नशे की तस्करी का पिछले 20-30 सालों से बहुत बड़ा हब बन चुका। ये ऐसा क्यों है? ये आप इस तरह से, चूंकि जो इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे, वो इकोसिस्टम क्यों चल रहा था, वो आज नहीं, इस इकोसिस्टम को तोड़ रही है ये सरकार। हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा वो किया गया, जिस पे खुद, मतलब आप सोचिए, गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी को बधाई दी। 4 महाद्वीप, 4 कॉन्टिनेंट्स में चल रहा था, 10 से अधिक देशों में ये ड्रग नेटवर्क। कल परसों में एक पूरा सीजर्स हुए, उस पर बड़े अलग हुए, वो जो बंगाली मार्केट से शुरू हुआ। आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान क्यों पूरी दुनिया के ड्रग कार्टेल का सेंटर बन गया था, क्योंकि यहाँ उनको इजी मिल रहा था। उनको एक ऐसा सिस्टम यहाँ मिल चुका था जिसमें सरकारों को बहुत कुछ लेना नहीं था। थापा टाइप जो कस्टम के अधिकारी, याद होंगे आपको, जो मुंबई बम कांड में मिले थे, जिसमें फिर बाद में बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ हुई, अलग अलग चीज़ें हुई, लेकिन आपको मालूम है 5000 केजी आरडीएक्स भारत के समुद्री तटों पर उतर गया था। उस समय तो कोई इकोसिस्टम नहीं काम कर रहा था, उस समय तो नहीं दिख रहा था कि कोई वो। दरअसल पूरा का पूरा ये जो ड्रग कार्टेल का बनना था, ये इससे पहली सरकारों के वक्त लगातार एक सरसब्ज हो रहा था, और उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। नहीं की जा रही थी तो नहीं पकड़े जा रहे थे।
और अब जब कार्रवाइयाँ शुरू हुई, जो बड़े लेवल पर हुई उनको इंटरनेशनल, तब पता चला कि भारत में ये सिर्फ अनायास आने वाला कोई शिप नहीं, बल्कि सायास भारत को न केवल ड्रग कार्टेल का एक ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज़्यादा ईजी, क्योंकि आपके कानून को पालन करने वाली एजेंसियां इतनी ज़्यादा नाकारा और कमजोरी हो चुकी थी कि उनके पास कोई ताकत, या तो वो खुद से इतने करप्शन में लिप्त हो चुके थे और उन पर जो सुपरवाइजिंग करने वाली अथॉरिटीज़ थी वो खो चुकी थी एक तरह से। अब आपको देखें कि क्यों मजबूरी थी, क्यों पहले से होगा, क्योंकि भारत जो है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में है। भारत की ज्योग्राफी ऐसी थी कि ये हमेशा से नशे के जो कार्टेल है ड्रग कार्टेल, उसका सेंटर बन सकता है हमेशा से। इसकी पोजीशंस ऐसी थी, जैसे हम लोग कई बार बात करता हूं मैं आपसे कि पाकिस्तान अपनी लोकेशंस का ज्योग्राफिकल रेंट वसूलता है, क्योंकि इंटरनेशनल जो पावर समीकरण है कंट्रीज के कूटनीतिक में, उसकी पोजीशन बहुत है। उसी तरह से ड्रग कार्टेल में हिंदुस्तान एक ऐसे मौके पर बैठा हुआ है जहां से तमाम ड्रग माफिया एक इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्डन क्रेसेंट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान आता है, जहां अफीम और हेरोइन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जहां से सबसे ज़्यादा, वो कंजम्पशन वहां नहीं होता, इतना प्रोडक्शन होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अफगानिस्तान में तालिबान है जो पूरे इस्लाम के उसको लागू करता है, लेकिन वो हेरोइन की सप्लाई को खुद मेंटेन करता है। मतलब जो अफीम का प्रोडक्शन है हेल्मंड प्रांत और उस सब में, वो सब खुद कंट्रोल करता है, और दुनिया की सबसे बड़ी तादाद में वहाँ हेरोइन पैदा होती है, जिसको पाकिस्तानी जनरल्स की फैक्ट्रियाँ एसिटिक एनहाइड्राइड के सहारे हेरोइन में बदलती हैं और फिर दुनिया में भेजा जाता है। भारत उसके लिए एक रूट बन गया था। उसी तरह से गोल्डन ट्राइंगल में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है। इसमें जो सिंथेटिक ड्रग्स जिनको बोला जाता है, जैसे मेथाम्फेटामाइंस है, वो सबसे ज़्यादा है। मेथाम्फेटामाइंस जो है सबसे ज़्यादा यहाँ से इस्तेमाल होती है, और भारत का पूर्वोत्तर और वेस्टर्न जो हमारा तट है, वो दोनों इसके लिए ट्रांजिट पॉइंट बन गए थे। मुंद्रा, कांडला, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम जैसे बड़े पोर्ट से यहाँ ईरान, ओमान, श्रीलंका से ड्रग आ रही थी, और वो डेस्टिनेशन के साथ ट्रांजिशन कंट्री बन गया। मतलब इंडिया वैसे भी ट्रांजिट कंट्री था, डेस्टिनेशन अब धीरे धीरे जो नया सिस्टम है उसमें आया। और कोलंबियन, नाइजीरियन, अफगान, पाकिस्तानी सिंडिकेट ने भारत में स्थायी नेटवर्क बनाए। 2024 की जो कोकीन जब्ती थी 15,000 करोड़ के रुपए, वो पाकिस्तान और कोलंबिया की दोनों के उसमें अलग अलग कार्टेल्स के निशाने आए थे। अब ये नशे की खपत भारत में भी बढ़ रही है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, बेंगलुरु, ये सब बन गए। अगर हम लोग इसको एक हिस्ट्री के तौर पर देखने की कोशिश करें, मैं उस खबर तक जा रहा हूं, लेकिन उस इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। 1980-90 में पंजाब में अफगानिस्तान से हेरोइन की बाढ़ आनी शुरू हुई थी। यानी मैंने आपको कहा कि 80s से शुरू हुआ, ये कोई कल का खेल नहीं है जो ये सोचे कि सरकार के आने से ही। ISI ने इसमें बहुत मेन कमांड। उसके बाद 2000 से मणिपुर मिजोरम बॉर्डर पर जो ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं, इसकी तस्करी 2010 में नाइजीरियन जो कोकेन सिंडिकेट्स है, वो मतलब जो तमाम ड्रग्स में शामिल होता है हेरोइन, और वो मुंबई और बेंगलुरु में जमना शुरू हुआ। और 2021 में मुंद्रा पोर्ट पर 21,000 करोड़ की अफगान हेरोइन जब्त हुई थी, जो 3,000 किलो भारत का सबसे बड़ा ड्रग हॉल था। और 2022 से 24 के बीच में मैथ, कोकेन, हेरोइन की लगातार टन में जब्ती होती जा रही है। दरअसल यहाँ सबसे कम जांच हो रही थी हेरोइन या उन नशे के लिए, उस तरह से उनको ड्रग कार्टेल को समझाने के लिए। और ये जो नार्को टेरर की मैं बहुत सारा दिन तक हम लोगों ने बातें की, और जब तक उस कवर करते थे तो उसमें सब लोग ये कहा करते थे नहीं, नार्को टेरर का यहाँ कोई सबूत नहीं मिलता। ये बात अगर आप संसद की कार्रवाई में भी देखना चाहें तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं बन रहा था। अब क्या होता है, ये जो खबर है ये बता रहे हैं कि ये एक जो बंगाली मार्केट है वहाँ पुलिस जो अमूमन वो कर देती है, आपने देखा होगा कई बार शाम को लौटे हुए वो लगा देती है, अवरोधक लगा देती है ताकि चेक करके जाने जाए। उसमें 2 लड़के पकड़े गए, उनके पास से कुछ जो ड्रग्स थी, जो सिंथेटिक ड्रग्स थी, वो पकड़ी। वो दिल्ली नोएडा के एक निजी स्कूल में पढ़ते थे, उसका यूनिवर्सिटी का नाम उन्होंने नहीं ही मैं बनाना चाहता। 25 मई को हुई, उनके पास से 3.5 किलो 700 ग्राम जो है ट्रामाडोल टैबलेट जब्त किया गया। अब उनको जो है ट्रामाडोल के बाद उनसे जब पूछताछ हुई, NCB आ गया तुरंत, इतनी बड़ी घटना हुई है, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से पकड़ी गई ड्रग्स हैं, तो उन्होंने मतलब सिंथेटिक टैबलेट्स हैं, उनको उन्होंने पता किया था कि ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म के वेंडर का वो प्रोफाइल काम करते हैं, उसका काम देखते हैं, उससे हो गया। अब ये पूरे अमेरिका में और यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में ये फार्मास्यूटिकल जा रही थी। इनके आधार पर फिर पूछताछ करती हुई पुलिस रुड़की पहुँचती है, स्टॉकिस्ट तक। उसने दिल्ली के मयूर विहार से उसका एक दूसरा सहयोगी
सहयोगी मिलता है। अब देखिए जांच कहाँ कहाँ घूम रही है। फिर मयूर विहार से गिरफ्तार आयोजित पूछताछ पर एनसीबी कर्नाटक उडुपी पहुंचती है। उडुपी में एक कॉल सेंटर में अमेरिका के से थोक ऑर्डर बुक किए जाते थे। इस कॉल सेंटर में 10 लोग काम करते थे। यहाँ से ड्रग की ऐसी 50 ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खेप का पता चला जिनकी डिलीवरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया और स्विट्जरलैंड में होनी थी। तो इसको देखते हुए इसका नाम ऑपरेशन मैक्स का नाम रखा एनसीबी ने और इसको शुरू किया। इसके बाद उसने इन तमाम देशों की एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन शुरू किया। अमेरिका की ड्रग इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए से अलबामा से जोएल हाम नाम का आरोपी गिरफ्तार किया गया, जो अलबामा में बहुत बड़ा काम कर रहा था। 17,000 टैबलेट उससे बरामद हुई। उसके बाद उन्होंने 700 ग्राम जोलिडिपॉम नामक ड्रग पकड़ा और भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक को भी पकड़ा। इसमें 10 से 15% कमीशन पर यह पूरा काम चल रहा था। ये पूरा का पूरा जो नए सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम लोग कहते हैं कि ये टेलीग्राम और वो तमाम चीज़ें जिनको एजेंसीज अभी ट्रैक नहीं कर पाती उस तरह से, और इतने बड़े लेवल पे नहीं कर पाती कि वो तमाम जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं उनका बैकएंड चेक कर सकें। तो लिहाजा वो सबसे बड़ा इसमें इस्तेमाल हो रहा था। उडुपी से जो ये तमाम चीज़ें जब पकड़ी गई थी, उडुपी से अमेरिका 29 पैकेट थे, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में 18 पैकेट निकले, एस्टोनिया, स्पेन और स्विट्ज़रलैंड को एक एक पैकेट भेजे जाने थे। ये उन्होंने इंटरपोल के माध्यम से सबसे साझा की और फिर इन लोगों को पकड़ा गया। साथ ही एक विशाल भंडार दवाओं का वो किया गया। एनसीबी ऑस्ट्रेलिया में अवैध फैक्ट्री की जांच कर रही है, एक पूरा वो पड़ा, और इस तरह से इन्होंने एक बड़ा नेटवर्क जो है पूरी तरह से तबाह किया। तो ये नेटवर्क रातों रात नहीं बना, ये इकोसिस्टम रातों रात नहीं बना। ये एक और अब तीसरी खबर भी आज इकोसिस्टम पर ही है। मुझे लगता है कि खबरें बहुत सारी थी जिन पर हम लोग चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था कि कैसे इस देश में इकोसिस्टम, और वो जो खबर थी वो अब शुरू होती है। ये खबर वहाँ से शुरू हुई जो हमको याद है कि सबसे पहले दिल्ली से एक 18 मई को आज़ादपुर मंडी में एक बांग्लादेशी पकड़ा जाता है। उसको एफआरआर यूनिट, जो दिल्ली यूनिट है फॉरेन रजिस्ट्रेशन वाला, वो उनको अरेस्ट करती है। और उसको अरेस्ट करने के बाद जो पूरी ड्यू प्रोसेस है, जिसमें कानून का पैसा लगता है, जिसमें सरकार पूरी कोशिश करती है, उसको जो है बांग्लादेशी साबित करने के बाद उसको बांग्लादेश भेज दिया जाता है। आप समझ रहे हो, उसको बांग्लादेश हम भेजते हैं और बांग्लादेश में कहाँ जाता है वो अगरतला, पहले त्रिपुरा से, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुँचाया जाता। अगरतला में जो लोग उन्हें अगरतला गए होंगे वो जानते हैं, नहीं भी गए होंगे तो आप ये समझ लीजिए बिल्कुल एकदम शहर के बीच में अगरतला के, एकदम आपको पता भी नहीं चलेगा और अचानक दिखेगा कि ये सामने बांग्लादेश बॉर्डर है। यानी इतना क्लियर रोड से उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ आबादी है, दोनों तरफ शहर है। तो उस तरह से वो वहाँ बांग्लादेश के बॉर्डर पर उसको धकेल दिया गया, यानी वापस कर दिया गया। अब इस घटना को हुए 45 दिन भी नहीं हुए थे, 1 महीना भी नहीं हुआ था कि वो पुलिस दोबारा, चूंकि वो तो सर्च कर रही है इस समय, सरकार कोशिश कर रही है कि उनको वापस भेजा जा सके बांग्लादेशियों के खिलाफ एक बड़ा, चूंकि मैं उसी इकोसिस्टम पर बात करने के लिए आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो अब ये जब उसको दोबारा देखते हैं तो अचानक वो वहीं दिखाई देता है। पुलिस अधिकारी बड़े हैरान हो जाते हैं। जो पुलिस की टीम थी उस समय, तो उसमें तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर ही थे। उन्होंने उसको पकड़ा, उन्होंने सोचा कि शायद ये उसका डबल रोल है या क्या है, ये भाई है क्या है, लेकिन पूछताछ में पता चला है तो साहब खान ही साहब है। तो उससे पूछा गया, वो एक ट्रांसजेंडर जो नया शब्द है वो है, दरअसल वो जो है यहाँ भीख मांगते हैं जो बहुत सारे लोग, उनमें से एक था। तो उससे पूछा गया तो उसने बताया कि साहब मैं पकड़े जाने के तुरंत बाद वहाँ पहुँचा, वहाँ कुछ दिन जो बॉर्डर पर ही कैंप बनाए हुए हैं बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ कराने वालों ने, उनमें कुछ दिन रहा और फिर आराम से एक बॉर्डर पार किया और वापस यहीं पहुँच गया, क्योंकि मेरा यहाँ एक प्रेमी रहता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ये कहा। लेकिन आप ये सोचिए, महज 30 दिन 45 दिन में भारत सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई, यानी किसी विदेशी को पकड़ के उसकी पहचान करके उसको विदेश में धकेल देना, वो आपकी 2 मिनट में खत्म हो गई, क्योंकि वो तो वापस पहुंच गया। दरअसल यही वो सिस्टम है जो इस देश के पूरे उसको बदलने नहीं दे रहा। अगर हम लोग बहुत सारी कमेटियों की बात करते हैं, फिर भी मैं आपको उस पर बताते हैं कि ये क्या ये इकोसिस्टम कैसे कर रहा है, मैं इसमें बताता हूँ। आपको मालूम है अफगानिस्तान के 17 लाख 13 से 17 लाख अफगानियों को पाकिस्तान ने महज कुछ महीनों में अपने देश से दफा कर दिया। उनको, उनमें से ज्यादातर लोगों के तालिबान के साथ अब रिश्ते उस तरह के नहीं रहे जब वो आए थे, छोड़कर देश छोड़कर भागे थे। उनमें से औरतों को किसी भी तरह का राइट वहां नहीं मिलेगा, वहां किसी भी तरह बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। लेकिन इस पर कोई इंटरनेशनल ह्यू एंड क्राई आपको नहीं दिखाई दी,
क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से उसको सपोर्ट थी। कुछ पाकिस्तानियों ने विरोध किया, लेकिन उनके विरोध की कीमत इतनी नहीं थी कि उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनके साथ कोई आवाज खड़ी हो जाए। अमेरिका पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइव चला रहा है, वो हाथों में हथकड़ियां भेजता है, तो आपके यहां इस बात पर दर्द होता है क्योंकि सरकार पर अटैक करना है, इस बात पे नहीं कि अमेरिका कर क्या रहा है, हम क्या कर सकते हैं उस वक्त में जब वो सबसे बड़ी ड्राइव चला रहा है दुनिया के देशों में, मैक्सिको में दीवार खड़ी कर रहा है, सबसे बड़ी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है, लेकिन नहीं, उस पर कोई आप अमेरिका में विरोध देख सकते हैं वहां चल रहा है। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे बड़े अवैध जो घुसपैठ है जो हिंदुस्तान में है, इससे बड़ा कोई घुसपैठ नहीं है दुनिया के किसी देश में, क्योंकि 1,20,00,000 को ये किसने माना था, मैं किसी और का डाटा नहीं दे रहा, अब उनके पास कहां से आया था डाटा ये उन्होंने नहीं बताया। ये सवाल इस सरकार से जरूर पूछे गए, लेकिन जब इस पर जब यूपीए सरकार थी उस वक्त जब इसमें संसद में उन्होंने बताया था तो उनसे किसी ने नहीं पूछा। जब वहाँ जो गृह राज्य मंत्री होते थे कानपुर के, उन्होंने उसमें बोला था, उन्होंने इस पर बाकायदा जवाब दिया था कि कितने लोग वहाँ भारत में आ चुके। अब वो उनके पास क्या डाटा था ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये एक रिपोर्ट थी, उन्होंने उस रिपोर्ट का जिक्र किया, कहा कि 1,20,00,000 है। तो उस वक्त से आज तक ये संख्या कितनी बढ़ गई होगी, तब के बाद तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत में आना हुआ। अब इस पर पिछले महीने में 6 महीने में दिल्ली में 800 बांग्लादेशी पकड़े गए। अब इनमें से इनको भेजने का जो, और ख़ास तौर से अगर हम लोग आसाम का देखें, आसाम में बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा है जिस पर मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि मजिस्ट्रेट को कहा कि सत्यापन जब तक नहीं करेंगे तब तक आधार नहीं बनेगा। तो इस तरह की एक कोशिश आपको आसाम में दिख रही है, लेकिन पूरे समय में दिल्ली में महज 6 महीने अगर आप 800 बांग्लादेशी पकड़ पाते हैं तो क्या आप इनको बाहर ले जा सकते हैं? क्या आप अपने देश से बांग्लादेशियों को बाहर कर सकते हैं? क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स ये सरकार कर सकती है, ये सोच सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो इकोसिस्टम आपको काम नहीं करने देगा। अभी अदालतों में सारे केस पड़े हैं, इन तमाम 800 लोगों के लिए भी आपके अदालतों में पेश है ना। अब अगर हम लोग उसको देखते हैं तो ये लगभग शून्य कार्रवाई है अगर इसको देखा जाए। 1900 बांग्लादेश की जो स्टडीज थी, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज ने बताया कि 1951 से 61 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से 35 लाख व्यक्ति गायब हो गए, हवा में चले गए, आसमान खा गया। उसके बाद 61 से 74 के बीच 15 लाख आदमियों का पता नहीं चला। ये सब कहाँ चले गए? ये सब हिंदुस्तान चले आए, क्योंकि पाकिस्तान तो जा नहीं सकते, पाकिस्तान को उनको सीधा बॉर्डर नहीं है, उस तरह तो वो जाएंगे नहीं। तब वो क्या करते हैं, वो हिंदुस्तान चले आते हैं। और पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ नमक भी नहीं है, वहाँ रोटी भी नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है, और आपको आतंकी बनना ही है तो वहाँ जा सकते हैं आप अगर। लेकिन ज़्यादातर लोग तो वो हिंदुस्तान में समा गए। अब हिंदुस्तान की किसी भी सरकार ने, क्योंकि आप इस सरकार से पहले बीजेपी की सरकार भी रही होगी, तमाम सरकारें रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कार्यकाल भी पूरा किया, उस समय ह्यू एंड क्राई हुई, शब्दों का इस्तेमाल किया गया वोटिंग के लिए, लेकिन कार्रवाई नहीं। आप वो डाटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय उनके अंदर इतनी सरकार बचाने के अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे थे, और बाकी सब सिस्टम उनके लिए काम कर रहा था, बांग्लादेशियों के लिए। तो वो इसके अलावा कारगिल युद्ध के बाद, उससे पहले भी कमेटी है, इंद्रजीत गुप्ता जो उनकी राय में एक कमेटी बनी थी, मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन एक टास्क फोर्स बॉर्डर मैनेजमेंट के अध्यक्ष, जो 4 टास्क फोर्स बनाई गई थी भारत सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद, जिसमें माधव गोडबोले जिसके अध्यक्ष बने थे, और वो जो बाद में केंद्रीय गृह सचिव भी रिटायर हुए। उन्होंने 2000 में भारत को रिपोर्ट जो सौंपी थी, सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी थी अगस्त 2000 में, उन्होंने कहा था कि हर पार्टी दुख व्यक्त किया था कि देश में हर पार्टी समस्या के प्रति उदासीन है, किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने इसके दुष्परिणाम के बारे में सोचा ही नहीं, और जो उस समय साफ लिखा कि उस समय इस समस्या से निपटने के पर्याप्त संसाधन और तरीके मौजूद थे, लेकिन राजनीतिक वर्ग में कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि वो वोट का फायदा दे रहे थे, एक को लेने में, एक को वोट मिलने में, एक को उसके बहाने वोट का नैरेटिव तैयार करने में, क्योंकि वो इसकी गंभीरता समझ नहीं रहे थे जब तक कि ये पूरा षड्यंत्र सामने नहीं आया। अब इस पर टास्क फोर्स के आकलन के मुताबिक हर महीने करीब 25,000 यानी प्रतिवर्ष 3 लाख बांग्लादेशी अवैध तौर पर भारत आते रहे। भारत में उनकी संख्या उस वक्त 1.5 करोड़ के करीब उसने मानी थी।
अगर हम उसको अगर हम आज की डेट में देखें तो बीच में तो बहुत तेज हुआ ये, जब ये लगा कुछ नेताओं को कि अरे इससे तो वोट बहुत तेजी से आ सकते हैं, ये सिर्फ वो थोड़े ही ला रहे हैं, ये सिर्फ अकेले थोड़े ही आ रहे हैं भीख मांगने या रोटी खाने, ये इसके साथ साथ वोट भी ला रहे हैं। तो लिहाजा आपको पूरे बॉर्डर्स की डेमोग्राफी बदलती दिख रही है, चाहे वो पश्चिम बंगाल से शुरू कर लीजिए, कुछ जिलों की कहानी आपको बिल्कुल बदलती दिखी। भारत में अब उनकी कोई 2 करोड़ 2001 में मंत्रियों के समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा में कि जो घुसपैठ हुई है वो देश की उसके लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक फैसले में कहा था आसाम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण आंतरिक उथल पुथल और विदेशी आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसीलिए उसने कहा बाकायदा सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत अंतर्गत कार्रवाई करे। लेकिन कब कहा? 2005 में कहा। कौन सी सरकार थी, कैसे वो कार्रवाई करती? तो वो कार्रवाई नहीं हुई। टास्क फोर्स की रिपोर्ट, मंत्रियों की चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारत सरकार की नींद नहीं खुली थी। और अब वो यहाँ भारत में इस तरह से अगर हम लोग देखें अवैध रूप के खिलाफ, मैंने जो आपको बताया पाकिस्तान, मलेशिया भी बांग्लादेशियों के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रहा है, वहाँ अभी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन आपके देश में अगर आप ये कार्रवाई करना चाहते हैं तो तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इस पूरी कार्रवाई पर भी जोर लगा लेते हैं तो ये कुछ हजार ही बांग्लादेशियों को वापस भेज सकती है। ये जो करोड़ों की संख्या, इसको भेजने की इच्छा शक्ति या वो अभी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार न तो इकोसिस्टम को अभी तोड़ पाने में कामयाब हुई है और ना ही कोई पैरेलल सिस्टम खड़ा हुआ है जो इसका जवाब दे। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आप गलत खबरों पर, गलत चीज़ों पर यकीन करते हैं तो आप उनको ताकत देते हैं, इकोसिस्टम्स को। तो ये मुझे लगता है कि आज की ये खबरें हैं जिन पर हम लोग बात करना चाहते थे। एक और मुझे अंतर्राष्ट्रीय खबर दिख रही थी, लेकिन मुझे लगता है मैं उस पर अलग से वीडियो करके डालूंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि चीन भारत के साथ जिस तरह से एक युद्ध शुरू कर चुका है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल एक अलग दिलचस्प बात है कि कर्नाटक में एक बहुत ही बड़ा बिल आ रहा था, मैंने उसको बहुत अच्छे से आप लोगों के पास रेफरेंस के साथ दिया था, लेकिन उसका जो टाइटल है और जो डिस्क्रिप्शन से वो इंग्लिश में हो गया, चूँकि ऑटो डब अब इसने शुरू किया है, लिहाजा वो दिख रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उस वीडियो को देखिए। वो वीडियो एक बेहतर एनालिसिस की तरफ इशारा करता है कि किस तरह कांग्रेस सरकार कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस में आज जो घटनाक्रम हुआ उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाकर डालता हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।